अगर मैं ये कहूँ कि मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और वो वापस नीचे आया ही नहीं, और हाँ, मैंने कोई जादू भी नहीं किया है, तो क्या आप लोग ये मान पाओगे? नहीं ना। आप शायद कहोगे तो सिर्फ बड़े मजाकिया हो सर जी, क्योंकि न्यूटन ने तो पहले ही एप्पल को नीचे गिरते हुए ऑब्जर्व किया और रूल बना डाली। हर कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की तरफ फेंके तो वो कुछ दूर जाकर नीचे की तरफ गिरता ही है। आज हम इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में एक मजेदार तरीके समझने वाले हैं और कुछ गहरे सवाल भी उठाएंगे, क्वेश्चनिंग वेदर दिस लॉ होल्ड्स ट्रू और नॉट फॉर अ लॉट ऑफ केसेस। जैसे कि क्या गिरता हुआ एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है? चलिए समझते हैं। चलिए पहले तो एक बात पूरी तरह से क्लियर कर ही देते हैं यार, मतलब बहुत हो गया। न्यूटन जी किसी भी एप्पल ट्री के नीचे बैठकर उन्होंने ये लॉ नहीं निकाला। सो फॉर ऑल ऑफ यू गाइस हु वांट्स और हु रियली रियली think they wanted instead of an apple a coconut or a watermelon or the entire tree should have fell on Isaac Newton, sir. Sorry, that actually did not happen. Isaac Newton was barely standing inside his house looking through the window when an apple fell, and meanwhile he was already working on the formulation of the gravitational law during that time. तो पहली बात, ये जो कहानी हम बचपन सुनते आ रहे हैं वो गलत है। वो सेब का पेड़ अभी भी वहीं पे, और गिरा किसी कहीं, कटा नहीं है, गिरा नहीं है, वहीं के वहीं हो। सो लेट्स कीप दैट असाइड। नाउ व्हाट डिड एग्जैक्टली आइजैक न्यूटन सर सेड आउट देयर? ही सेड दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। एज सिंपल एज दैट। लेट मी रिपीट दैट अगेन, ध्यान से सुनना। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स विल अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट which is closer to it or far away from it, doesn't matter. That is what was stated by universal law of gravitation given by Isaac Newton, and he named this attractive force as gravitational force. And Isaac Newton sir did not stop right there. Newton बाबा जी थोड़े और आगे गए और उन्होंने फॉर्मूला भी बताया जिसके थ्रू आप एग्जैक्टली निकाल सकते हो कि भाई साहब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. Let's imagine we have two objects. The first object, Hertzsprung sir. The second object, मैं. Then Newton said that the gravitational force between these two objects would be directly proportional to the product of their masses. यानी कि मान लो हर्ष सर का मास है कैपिटल M और मेरा मास है स्मॉल m. So it will be directly proportional to m into m. And it is inversely proportional to the square of the distance between them. तो यानी कि अगर हमारे दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो उसका स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो यानी कि अभी आपके पास फॉर्मूला आ गया, F इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन m इन डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. सो आई सेइंग दैट अगेन. सो अभी आपके पास फॉर्मूला आ गया है, F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. अब यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को बाहर निकालेंगे बाई पुटिंग अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, देन द formula gets completed, which is now F is equal to capital G into m divided by r square. तो यहाँ पे capital G क्या है? Capital G is the proportionality constant which is also called as the universal gravitational constant, जिसका वैल्यू है 6.67 into 10 to the power minus 11. याद रखना, टू बी वेरी स्पेसिफिक, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67408 into 10 power minus 11 with the units meter cube upon kg second square. That is it. Keep that in your mind because for a lot of 9th graders and 11th graders of CBSE and ICSE, this question is asked in examinations. Anyhow, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यार अगर हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचता है तो काहे नहीं अभी हर्ष सर अभिषेक सर खींच कर एक दूसरे चिपक जाते हैं? काहे नहीं जो बॉटल मेरे फ्रेंड में रखी हुई है पानी की वो मेरे पास चिपक जाती है? काहे वो लैपटॉप जो मोबाइल फ़ोन से मैं अभी ये वीडियो देख रहा हूँ मेरे चेहरे पे चिपक जाती है? काहे नहीं होता है? सिंपल सी बात है यार, दिमाग में आ ही रहा होगा।
मान लो अगर हम स्पेस में हो और इस पूरे यूनिवर्स में कुछ और ना हो और उस स्पेस में सिर्फ मैं और हर्ष है, तो फिर डेफिनेटली वहां पे मैं एक दूसरे से चिपकने लग जाए। मान लो आप और आपका मोबाइल फोन हो, तब आप दोनों चिपकने लग जाओगे। तो जब आप दुनिया में हो या तो यूनिवर्स में हो वेयर देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स, क्यों नहीं चिपकते हो आप? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज आप अकेले ऑब्जेक्ट नहीं हो जो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ है। आपके ऊपर हर एक ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, चाहे वो अर्थ हो, सामने रखा हुआ टेबल हो, ऊपर की छत हो, साइड के वॉल्स हो, कुछ भी हो, सब के सारे सी चीज़ें एक दूसरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। इसलिए अगर मैं हर एक डायरेक्शन से मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स देखूं तो वो बेसिकली zero हो जाता है. So the net gravitational force on any object becomes zero, where the gravitational force from towards the earth is more dominant than any other thing. Hence we are pulled towards the earth always. अब आखिरी सवाल जो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि सर जी शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था कि भाई जब एप्पल नीचे गिरता है तो आपने कहा कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डालेंगे, यानी कि मैं अगर ज़मीन पे खड़ा हूँ या अगर मैं भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स मेरे ऊपर इफेक्ट डाल रही है अर्थ की, और मैं भी तो भाई अट्रैक्ट कर रहा हूँ अर्थ को। तो जब एप्पल गिरती है तो एप्पल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ की वजह से नीचे गिरती है, लेकिन एप्पल भी तो भाई अर्थ को खींच रही है ना कितनी तरफ, और वैसे ही हम भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। तो why is the earth not moving? Or is the earth actually moving and we cannot see it? What do you think? I'm going to give you guys 5 seconds to think about it. Which side you are? 5, 4, 3, 2, 1. Let me give you the answer. Actually, the answer is the earth is actually moving towards us, or the earth is actually moving because of that apple's gravitation force. But the only thing is, आप लोगों को पता होगा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले तो हमें मिलेगा एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एम। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिससे बात बहुत क्लियर हो जाती है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कम होगा, और जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो क्योंकि एप्पल की मास एज कंपेयर टू अर्थ भाई बहुत कम है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन इतना ज़्यादा दिखता है हमें टूवर्ड्स दी अर्थ एज कंपेयर टू अर्थ जिसका मास बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू दी एप्पल, इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन है वो बहुत 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 नेग्लिजिबल है। बट है तो खिंच जरूर रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल है। ऐसा ही एक और सवाल था जो हमारे दिमाग में आया था कुछ दिनों पहले कि भाई साहब आपका जो मून है वो अर्थ से क्यों नहीं टकरा रहा है, अर्थ सन से क्यों नहीं टकरा रहा है, बिकॉज ऑफ ऑल दिस ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तो गो फॉरवर्ड एंड चेक दैट आउट। आई रियली होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस बेसिक साइंस वीडियो बिकॉज आई डेफिनेटली डिड। देयर वर फ्यू रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, but before I go ahead and end this video, I would like to ask another question which I would really appreciate if you guys put down in the comments. And the question is, do you think the law of gravitation holds true for everything outside the earth, or let's just say outside our solar system, maybe outside our galaxy, just out there? Do you think it's applicable to everything out there? Well, let me know that in the comment section. We'll see you guys in the next session. Until then, this is Abhishek signing off. Peace.